Hello students, welcome you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Today, I Parveen Madam discuss with you the history chapter number 5, the age of industrialization, and we are going to discuss the module number 2, hand labor and steam power. स्टूडेंट, जैसा कि हेडिंग से ही दिखता है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने किसको बेटर समझा या किसको ज़्यादा अडॉप्ट किया, हैंड लेबर को प्रेफरेंस दी या स्टीम पावर को। एक टसल चल रही थी उस ड्यूरेशन में कि किस उद्योग में मशीनों को प्रेफरेंस दी जाए, कहाँ हैंड लेबर यूज़ किया जाए, या कौन कौन हैंड लेबर यूज़ कर रहा था, किस किस इंडस्ट्रीज में मशीनों का यूज़ हो रहा था। वो डिटेल स्टडी अब हमें पढ़ने को मिलेगी। सो लेट अस स्टार्ट। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. Poor peasants and virgins moved to the cities in large number in search of jobs, waiting for work. विक्टोरियन ब्रिटेन मीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का रूल जो 1837 से लेके 1901 तक था। शी वॉज सो एफिशिएंट, और उन्होंने जो अपने शासन के दौरान ब्रिटेन के अंदर आधुनिकीकरण के लिए जो एफर्ट्स किए, जिस बेहतरी के साथ उन्होंने रूल किया, उनके जो शासनकाल है उसको विक्टोरिया एज के नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई हिस्टोरियन यूज दिस वर्ड हेयर विक्टोरियन ब्रिटेन। क्योंकि ये शासनकाल कब का चल रहा है, क्योंकि 1870, 60, 80, 90 की ड्यूरेशन में ही आपको पता है जो हारग्रीव्स हैं और ये रिचर्ड आर्कराइट्स हैं, इन्होंने ये इंडस्ट्रीज़ की सेटअप करने की स्टार्टिंग की थी। तो गांव से जो लोग हैं वो एक बड़ी संख्या में आ रहे थे काम की तलाश में शहरों के अंदर। एज यू विल नो, व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। इकोनॉमिक्स की बुक में भी आपने पढ़ा है कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। अब मशीनें कम हैं, फैक्ट्रियाँ कम हैं, तो नेचुरल सी बात है उसके अंदर जो लेबर है उसकी डिमांड भी कम होगी, और लेबर बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले इच्छुक बहुत ज़्यादा है, तो वेजेस क्या होंगे, लो होंगे। सो इंडस्ट्रीज हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो उन्हें कोई हाई वेजेस की इशू नहीं था, ना लेबर की प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए उनको मशीनें को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पैसा एडवांस में पहले ही, आपको पता है जो मशीनें हैं वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है, पहले से ही पैसा उसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो उसको करने की ज़रूरत क्या है जब हैंड लेबर मिल रहा है। तो सो स्टूडेंट, वाई दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द लास्ट लाइन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ आई एम गोइंग टू शो यू। Industrialists usually prefer hand labor employing workers for the season. Last line of the second paragraph. This is the most important question of this page, and first paragraph, first line is the first point of that answer. And now I am going to start the second paragraph. Why industrialists prefer hand labor? In many industries the demand for labor was seasonal. क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो यूरोप है वो एक इस तरह का प्रदेश है जहाँ पर सर्दियों में बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं वेदर, और कई तरह का काम नहीं हो पाता। गैस वर्क्स एंड ब्रीवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, सो दे डिड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। एट द वाटर फ्रंट, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रस्ड अप। कि सर्दियों में जब समुद्र में, जब आपको पता है यूरोप में अटलांटिक के काफ़ी ऐसा ऊपर वाला हिस्सा जम जाता है, तो ज़्यादा बोटिंग तो होती नहीं है, तो स्टीमर्स की, शिप की रिपेयर का काम एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीज़न। कि वहाँ पर मशीनों का इतना उन्होंने आरंभ किया ही नहीं, क्योंकि जब आपको सस्ते मजदूर मिल रहे हैं और जब काम नहीं है तो आप उनको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है ना एग्रीकल्चर में काम होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्क है जो सर्दियों में ही, क्रिसमस के आसपास ही होते हैं, तो फिर बीच में जो साल होता है उसमें ज़्यादा काम कर मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होती।
तो ऐसे में एक बड़ी सी मशीन लगाकर पहले से ही पैसा क्यों वेस्ट कर दिया जाए। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी मैक्सिमम जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रेफर कर रहे थे हैंड लेबर को। अनदर रीज़न फॉर प्रेफरिंग द हैंड लेबर इज़ गिवन बिलो। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Just see the image of this. People on the move in search of work. The Illustrated London News 1879. आपने देखा होगा किस तरह से लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं शहर में काम की तलाश में। और काम आपको पता है कि वो आते ही तो सबको मिलता नहीं है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। Some people were always on the move, selling small goods and looking for temporary work. इस तरह के भी लोग होते हैं। जो साइड में येलो बॉक्स है सोर्स है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कम टू द पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ दिस पेज। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर अ मास मार्केट। की मेन प्रॉब्लम एक और थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हाथ से ही बनती थी, और मशीनें तो आपको पता है एक समान वस्तुएं एक जैसी जो आम जनता के लिए बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, जैसे एक जैसा कपड़ा हो गया, एक जैसे बर्तन हो गए, या एक जैसी कोई और कोई चीज़ होगी मार्केट में बिकने वाली, तो वो तो पॉसिबल है मशीनों से, क्योंकि मशीन तो एक जैसी चीज़ बनाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग हाथों से अलग अलग शेप में बनती है, तो वहाँ तो हैंड लेबर ही चाहिएगा, जैसे एग्जाम्पल हमें भी आगे मिलेगा। बट द डिमांड इन मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स, क्योंकि लोग तकरीबन वही चीज़ पसंद करते हैं जो यूनिक होती है, जैसे उस जैसा डिज़ाइन कोई और ना हो। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टांस 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस। उस ज़माने में ब्रिटेन में 500 तरह के तो हथौड़े थे और 45 तरह की के करीब कुल्हाड़ियाँ जो आप कह सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये सब चीज़ें मशीनें तो बनाने से रही ना वेरिएशंस, तो वो तो हाथ से ही प्रेफर होगा, तो हैंड लेबर ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। अभी येलो बॉक्स जो है साथ साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि दीज आर द सोर्स, और ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सीन पैसेजेस के तरह दिया जाता है। और ये विल थॉर्न इज़ वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। आपका जो पैराग्राफ है ना वो स्टार्ट होगा आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू लंदन, और ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये किस चैप्टर से है, क्या प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है, तो ये लाइफ ऑफ वर्कर डिस्कस की जा रही है। अभी हमारी 1 या 2 पैराग्राफ और बचे हैं उसके हैंड लेबर के, जो हमें नेक्स्ट पेज पे करने होंगे, बट ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम अपना सोर्स ही लेते हैं कि विल थॉर्न है वो एक उन व्यक्तियों से है कि जो काम की तलाश में जा रहा था लंदन, तो उसने अपनी उस यात्रा का वर्णन इस सोर्स में किया गया है। मैं ज़्यादा नहीं इसको पढ़ाऊँगी, आप बुक्स में से रीड कर लीजिएगा। कुल सोर्स ये है कि वो अपने दोस्त के साथ निकलता है रास्ते में। उस वक्त आपको पता है इतनी ट्रेन और नहीं थी, बैलगाड़ियाँ वगैरह थी, जो भी जिस तरह से उसने कई दिनों में अपना रास्ता तय किया, उसका पैसा ख़त्म हो गया। फिर वो किसी के गाँव शहर में, किसी के बाहर, किसी की झोपड़ी जहाँ जानवर वगैरह रखते हैं वहाँ वो रुका, लंदन पहुँचा, उसने अपने दोस्त को ढूंढा, सारा दिन वो उसको ढूंढता रहा, लेकिन एंड में ओल्ड कैंट गैस वर्क्स में वो उसका दोस्त मिल गया और उसको जॉब भी मिल गई। तो अल्टीमेटली हम थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लंदन जाकर जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव या फ्रेंड या कोई रिलेशन ना हो। जब तक कोई नोन नहीं होगा वहाँ आपको काम नहीं मिलने वाला। तो देखो काम के कितने सारे लोग जो काम के लिए वहाँ आ रहे हैं, लेकिन जॉब सबके लिए नहीं थी, ठीक है। तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए कि hammers produce and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. ये आप देखेंगे workers in iron works, North East England. Many artists from late 19th century began idealizing workers. They were shown suffering hardship and pain फॉर द कोज ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त रेलगाड़ियाँ और जो ये स्टीम शिप्स और ये जो सब चीज़ें स्टीम इंजन के कारण आरंभ हुआ था, तो एक तरह से पूरे देश में तरक्की का दौर चल रहा था और बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उत्पादन में लगे हुए थे।
In Victoria Britain, the upper class, the aristocrats and the bureaucracy preferred things produced by hand. और विक्टोरिया जो ब्रिटेन था उस वक्त जो उच्च वर्ग के लोग थे या अफसरशाही के जो लोग थे वो उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते थे जो हाथ से बनाई गई थी. हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू बी सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. वो शुद्धि और एक स्टेटस की पहचान होते हैं जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं. दे वर बेटर फिनिश, इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिज़ाइन. हाथ से बनाए हुए फ्लावर वास हो गए या कोई कपड़ा हो गया या कोई और आइटम हो गई, वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे. रिच लोगों के अंदर ये बात होती है. एंड मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़. और मशीन मेड चीज़ें किसके लिए होती थी? कॉलोनीज़ के लिए होती थी, यानी कि जो उनके उपनिवेश है उसमें बेचने के लिए. तो इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज. कि ज़्यादातर वो देश जहाँ मज़दूरों की कमी थी वो मशीन पर ध्यान देते थे ताकि मज़दूरों की कमी की पूर्ति हो जाए. दिस वाज केस इन 19th century. अमेरिका, ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स. और वहाँ तो लेबर की कोई कमी थी ही नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ब्रिटेन में, यूरोप में मशीनों की इतनी लोगों ने वेलकम नहीं किया कि उन्होंने उसको प्रेफर नहीं किया, क्योंकि उनके पास मज़दूरों की कोई कमी नहीं थी, वो भी सस्ते मज़दूर. अब नेचुरली सी बात है, जब मज़दूरी सस्ती होगी तो मज़दूरों की लाइफ क्या होगी. नाउ द 2.1 पैराग्राफ लाइफ ऑफ वर्कर्स. अब हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जो वर्कर्स काम की तलाश में आ रहे थे उनका क्या हाल था. तो पहले हम ये इमेज देखते हैं. सी द इमेज इन योर बुक फिगर 10, हाउसलेस एंड हंग्री, पेंटेड बाय सैमुअल ल्यूकवेल्स. This painting show the homeless in London applying for ticket to stay overnight in a workhouse. जैसे हमारे यहाँ नाइट शेल्टर्स होते हैं उसी तरह से वर्क हाउसेज होते थे. वो लोग जो बेघर होते थे, गांव से आ रहे हैं शहर में काम की तलाश में और रहने को कोई नहीं है, तो वो एक पेनी एक देकर एक वह रात गुजार सकते थे. दीज शेल्टर्स वर मेंटेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द पुअर लॉ कमिश्नर्स फॉर द डेस्टिट्यूट, वेफेयर्स, वंडरर्स एंड फाउंडलिंग. जो आवारा इधर उधर घूम रहे थे, जिनके पास कोई घर नहीं था, उनके लिए होता था. तो आप इन लोगों की ड्रेसेस देख सकते हैं, कितने मैले के उचाले कपड़े हैं. सर्दी में तो देखो उन्होंने हैवी रोब्स तो पहन ही रखे हैं. स्टेइंग इन दीज वर्क हाउस वॉज अ ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस. ये बड़ा ही एक तरह से अपमानजनक होता था, क्योंकि देखो आपकी कोई प्राइवेसी तो होती नहीं है. एवरीवन वाज सब्जेक्टेड टू अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू सी वेदर दे वर कैरिंग डिजीज, देयर बॉडीज वर क्लीन एंड देयर क्लोथ प्यूरिफाइड. कि जब उन्हें वेयर हाउस में रुकना होता था तो उस वक्त भी उनको अपनी क्या अगर मेडिकल चेकअप कराना होता था, तो जो वहाँ चेकर वगैरह होते थे तो दुर्व्यवहार तो आपको पता होता ही है. दे हैड टू आल्सो डू हार्ड लेबर, फिर मजदूरी भी करनी पड़ती थी. तो अब इसी के से लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ ऑफ वर्कर. द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स. एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रेवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड्स ट्रैम टू द सिटीज़. मार्केट में मजदूरों की तो कोई श्रमिक की तो कोई कमी थी ही नहीं. तो जैसे ही देहात के अंदर किसी नई फैक्ट्री की आरंभ होने की खबर मिलती या किसी कोई नए काम की मिलती तो हज़ारों लोग दौड़ पड़ते शहरों की तरफ काम की तलाश में. द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन. कि जो शहर के अंदर काम मिलने की संभावना थी वो तभी थी जब वहाँ आपका कोई परिवार का हो, कोई फ्रेंड्स हो या कोई रिलेशन हो आपका वहाँ. इफ़ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली. आपको किसी फैक्ट्री में जॉब तभी मिलेगी जब वहाँ आपका कोई नोन होगा. बट नॉट एवरी वन वॉज सोशल कनेक्शंस. तो इसका मतलब मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट शेल्टर्स. तो बहुत सारे वो लोग जो नौकरी चाहते थे गांव से आते थे शहर में काम की तलाश में. सबके लिए नौकरियां नहीं थी, क्योंकि जो लेबर की तो कमी थी ही नहीं, काम की कमी थी ना. तो वो बेचारे बेरोजगार इधर से उधर घूमते रहते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Some stayed in night refuges that were set up by private individuals.
अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़। सरकार ने भी शहरों में साफ़ सफाई के लिए कुछ इस तरह से नाइट शेल्टर बना रखे थे, और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसमें चले जाते थे, मतलब कि वन रूम सेट हो गया, चलो भाई 3-4 दोस्तों ने मिलकर ले लिया एक कमरा। जैसे गुड़गांव में आज हमारे सराउंडिंग में यही हो रहा है कि जो बड़े बड़े शहर है वहाँ जाओगे तो आपको एक एक कमरे के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लेंगे, और उसके अंदर 2 से 3 या 4 बेड होते हैं, आपके पास एक एक अलमीरा होगी। इंडिविजुअली जो हमारे गेस्ट हाउसेज होते हैं, सच टाइप ऑफ दस। तो इस तरह की लाइफ वहाँ शुरुआत हो चुकी थी। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। अब नेचुरल सी बात है, जब सीजनलिटी वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे उद्योगों में सीजनलिटी का मतलब है बिना काम के एक लंबा समय निकालना। आफ्टर द बिजी सीजन वर ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन, क्योंकि जब तक ज़रूरत है फैक्ट्री वाला आपको रखेगा, उसके बाद फिर आप फिर बेरोजगार। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर, सर्दियों के बाद कुछ गांव में चले जाते हैं क्योंकि गर्मियों में वहाँ खेती होती है। व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इन द रूरल एरियाज ओपन अप इन द प्लेसेस, वहाँ लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको खेती में मजदूरों की ज़रूरत है, तो कुछ तो चले जाते, और कुछ को लगता कि नहीं यहीं स्टे कर लेते हैं, 2-3 महीने की बात है, आने जाने में खर्चा होगा तो क्या करेंगे। बट मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब्स विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ऑड जॉब्स मीन किसी के यहाँ माली लग गए, किसी के यहाँ साफ़ सफाई के नौकर लग गए, इस तरह की छोटे मोटे काम ढूंढ लिए आपने, तो जो उस वक्त इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज की मॉडर्न एज में हमें सर्वेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो पहले तो जो सर्वेंट होते थे वो ख़ानदानी होते थे और इतना कोई यूज़ करता भी नहीं था। लेकिन आज आप देखोगे कि दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ में हमारे यहाँ ये छोटी छोटी ये पाउचेस, पान के, चाय की दुकान, पकौड़ी की दुकान, और ये वेफर्स बेचने वाले, ये ना जाने क्या क्या छोटे छोटे स्टॉल्स खुल गए हैं। ये कौन है? ये झारखंड से, बिहार से, जो डिफरेंट एरिया से आने वाले सर्वेंट्स हैं जो दिल्ली में आते हैं काम की तलाश में। तो उन सबको तो रोज़गार नहीं है ना, अगर है भी तो उससे उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है, तो कोई छोटा मोटा दूसरा काम कर लेता है। तो ये सब ऑड जॉब्स में आता है। नेक्स्ट थिंग कि वेजेस लो थी, उसमें इंक्रीज़ होना ना के बराबर था। वेजेस इंक्रीज समवट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कि वेजेस तो इंक्रीज थी लेकिन कितना, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, ना के बराबर वर्कर्स के बारे में सोचा जा रहा था। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। उसका ज़्यादा में एग्जांपल नहीं मिलता, बहुत बेहतरीन उदाहरण कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कुछ सोचा जा रहा हो, कोई स्कीम चलाई जा रही हो, या उन लोगों के लिए कोई बेहतरीन रहने की व्यवस्था की जा रही हो, या उनकी कोई सैलरी का कोई कानून बनाया गया हो। For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earn fell significantly. Underline the word real value. ये मैं आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि रियल वैल्यू क्या होती है। रियल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मूल्य, मतलब कि आपने देखा होगा कि आज एक व्यक्ति 4,000 रुपये कमा रहा है, 10 साल के बाद उसकी इनकम तो हो गई 40,000। आप बोलेंगे अरे वाह बहुत बढ़ गई इनकम, लेकिन मुद्दा ये है ना कि जिस वक्त 4,000 रुपये इनकम थी, आप अगर घी लो, चीनी लो, तो वो था 100 रुपये किलो, चीनी थी 10 रुपये किलो। जब 40,000 हो जाती है ना, तो घी हो जाता है 500 से 800 रुपये किलो, चीनी हो जाती है 50 रुपये 60 रुपये किलो। तो यानी कि मार्केट में महंगाई भी तो बढ़ी, तो परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी, दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि वो कीमत 40,000 तो हो गई है, लेकिन कीमतों भी तो बढ़ी है ना। तो वो एक्चुअल कि जो चीज़ 100 की थी अब वो कितने की आ रही है, 800 की आ रही है, यानी कि कितने गुना बढ़ गई, 8 गुना। तो रियल वैल्यू तो 2 गुना ही हुई ना, क्योंकि 4,000 से वो 40,000 हुई तो 10 गुना बढ़ी, लेकिन 8 गुना महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो बीच का 2 का डिफरेंस ही तो बचा, दैट इज़ रियल वैल्यू। वट द वर्कर्स अर्न फेल सिग्निफिकेंटली, वो गिरती जा रही थी क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी और कीमतें जो सैलरी है वो ना के बराबर बढ़ रही थी। सिंस द सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स, जो अभी मैंने आपको बोला कि उसी सैलरी में आप बहुत कम चीज़ें खरीद पा रहे थे, परचेसिंग पावर डाउन होती जा रही थी। द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द वेजेस रेट अलोन, वट वॉज आल्सो क्रिटिकल वॉज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि सैलरी एक इकलौता मुद्दा नहीं था। सीजनलिटी ऑफ वर्क के कारण ये भी तो देखना है ना कि आपको काम कितने दिन के लिए मिल रहा है, काम भी तो सबके लिए बराबर नहीं था ना, सारा साल तो काम नहीं मिल रहा था। द नंबर ऑफ डेज वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स,
कि आपने साल में कितने दिन काम किया और उसमें इतना कमाया, तो उसको पर डे के हिसाब से एवरेज भी तो निकालेंगे, तो वो बहुत कम होती थी। At the best of time till the mid 19th century, about 10% of the urban population was extremely poor, कि वहाँ शहरों की 10% के करीब जो आबादी थी वो बहुत बहुत गरीब थी। In period of economic slump like 1830, the proportion of unemployed went up to anything between 35 to 75% in different regions. 1830 की ड्यूरेशन में 35 से 75% की वेरिएशन थी अलग अलग एरियाज़ में बेरोजगार लोगों की। तो सोचिए गरीबी का क्या हालत होगा। अब साथ में एक चीज़ और आ गई, मशीनें भी आ रही थी। चलो हैंड लेबर प्रेफरेंस हो रहा था, लेकिन मशीनों की शुरुआत हो चुकी। या हमें यहाँ स्पिनिंग जेनी दिखाई देगी। स्पिनिंग जेनी क्या है? ये एक आधुनिक चरखा है जिसमें एक बार में लोहे की एक रॉड में एक स्पिंडल नहीं आएगी, स्पिंडल आएंगी मोर देन 30, 50, 40। और इसको जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था, आपको पता ही है। तो कहाँ तो एक चरखे पे एक व्यक्ति एक ही स्पिंडल काटता है, लेकिन ये तो एक ही चरखा घूमेगा और मोर देन 30 स्पिंडल चलेंगी। तो इसका मतलब उसने 30 और 34, 33 बंदों का काम रिड्यूस कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें वर्कर्स की और ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जो हमारा लेबर है उसके बेरोजगार होने के चांसेस बढ़ गए। तो अब इन्होंने क्या किया, हमारे जो वर्कर्स हैं कि वो डरने लगे इन मशीनों से और उन्होंने मशीनों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले समझा चुकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि स्पिनिंग जर्नी है। न्यू वर्ड्स देखेंगे कि जेम्स हरग्रीव्स ने इसको डिवाइस किया था 1764 में, और इसने लेबर डिमांड को रिड्यूस किया था। तो यहीं से हमारा वर्क शुरू होता है। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि बेरोजगारी के डर से जो हमारे मजदूर लोग हैं अब वो नई टेक्नोलॉजी से नफरत करने लग गए। लास्ट लाइन हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, मशीनों पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये सोर्स भी हमारा है जिसमें वुमेन्स को स्पिनिंग जेनी पर अटैक करते हुए दिखाया गया है कि एक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है 1790 की, एक इंसिडेंट है जिसमें मैन्युफैक्चर की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। क्या हुआ लिखा देखिए ना, फ्रॉम द डिप्रेडेशंस ऑफ अ लॉलेस बैंडिटी ऑफ कुलियर्स एंड देयर वाइफ्स, कि कुली किनको कहा गया, मजदूरों को और उनकी बीवियों को, हैड लॉस्ट देयर वर्क फॉर स्पिनिंग इंजन, स्पिनिंग ये जेनी की बात हो रही है। दे एडवांस एज फट मच इंसोलेंस ओइंग देयर इंटेंशन ऑफ कटिंग टू पीसेस द मशीन लेटली इंट्रोड्यूस इन द वूलन मैन्युफैक्चर विच दे सपोज, कि उन्होंने ऊन की कताई में जिस स्पिनिंग जेनी की और जिसको अटैक करे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये सब क्या नज़र आ रहा है कि उनको गुस्सा था कि हम बेरोजगार होने जा रहे हैं, तो उन्होंने मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। When the spinning jenny was introduced in, come to the next page, the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking on new machines. This conflict over introduction of the jenny continued for a long time. जब स्पिनिंग जेनी आई तो लंबे समय तक ये सब चलता रहा। अभी जो हमारी इमेज है फिगर 12, हम इसको डीपली देखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, विक्टोरिया ब्रिटेन में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा काम हुआ। ये देखिए एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड बनेगा तो कंस्ट्रक्शन में काम होगा, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी, पटड़ियाँ बिछेंगी, रेलवे स्टेशन बनेंगे, ठीक है, फाटक वगैरह बनेगी, फिर सड़कें बनेगी। तो इस तरह के बहुत, क्योंकि देखो अब मज़दूर ज़्यादा है, काम कम है, लेकिन ये स्थिति कब बदली? आफ्टर 1840। ये देखिए, आफ्टर 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़ ओपनिंग अप गैदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब रोजगार के मौके बढ़ने लगे। रोड्स आर वाइडन्ड, न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, टनल्स दग, आपको पता है सुरंगें बनने लगी अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए, ड्रेनेज एंड सीवर्स लेन। आपको बता दूं कि यूरोप में नहरों का जाल बिछा हुआ है। वो जितना रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उतना ही वो कैनाल में स्टीमर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं। रिवर्स एम्बैंकमेंट, उनकी जो नदियाँ हैं वो हमारी नदियों से बहुत बेहतरीन और साफ़ है, उसमें खूब पानी है, तो उन्होंने उसके किनारों की बंदी की। द नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन द 1840। अंडरलाइन दिस, ये NTSC का क्वेश्चन है कि यूरोप
में जो 1840 की ड्यूरेशन में किस इंडस्ट्रीज़ ने जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड की लेबर को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, and doubled again in the subsequent 30 years. So students, here we are going to finish our second module. So this is the closing of my second module's point. So we will continue the chapter in the third part. Till then, bye. If you like my video, subscribe it and like it. Thank you very much.